गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो यूनिट है एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसको कैसे पढ़ें, शुरुआत से लेकर एंड तक, कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे, कौन से टॉपिक को कम टाइम दे, कौन से टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और कौन से टॉपिक को बिल्कुल भी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भाई डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है। इससे पहले ऐसा ही 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। एक वीडियो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर और एक वीडियो है सेल बायोलॉजी के ऊपर। उन दोनों वीडियोस को भी जरूर अच्छे से देख लेना, उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। हम गो थ्रू करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो CSIR नेट के सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पार्ट है, A से लेकर E तक पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम सेल डेथ है, एजिंग है और सेनेसेंस, ये वाला पार्ट जो है वो मैं सेल वाले पार्ट में ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसी में मैंने बोल दिया कि आप पढ़ लीजिए। प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग और सेनेसेंस, ये कैंसर बायोलॉजी के साथ ही आ जाएगा, तो इसको तो हम वहीं पे कंसीडर कर सकते हैं। इस इतने पार्ट को तो हम वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर हम बात करें ABCD वाले पार्ट की, तो यहाँ पर जो ये A वाला पार्ट है ये बहुत बेसिक पार्ट है। इसमें लगभग जो क्वेश्चंस अगर बनते भी हैं तो बहुत बेसिक में बनते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि भाई पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है। एक ही मतलब एक तरीके से आप देखेंगे ना, इन सबको मिला के एक ही तरीके से चीज़ों को इलैबोरेट करके दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है तो वो सेल क्या करेगा, वो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है और डिफ्रेंशिएट होके वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाता है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। और इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है कमिटमेंट, कि सेल जो है कमिटेड हो गया एक फंक्शन करने के लिए। जैसे अभी आप लोग कमिटेड हो चुके हो CSIR नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो अभी आपने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया है। ऐसे ही स्टेम सेल्स जो है, वो जो बेसिक सेल्स होते हैं जो अभी तक जो डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, उनको बोला जाता है स्टेम सेल। तो ये सारी जो चीज़ें ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि भाई क्या होती है, सेल फेट क्या है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट क्या होते हैं। ग्रेडियंट से पता चल रहा है कुछ ग्रेडियंट होगा, मॉर्फोजेनेटिक यानी कि मॉर्फोलॉजी बनाने के लिए। तो ये जो पार्ट है ना, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का जो जितने भी 13 पार्ट है ना, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये सब अच्छे से आता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इनके बारे में ना बेसिक अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये सब क्या होता है। टर्म बाय टर्म जा सकते हो आप और देख सकते हो कि भाई क्या क्या है। जैसे कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी और अच्छे से देखनी पड़ेगी। जैसे कि स्पेसिफिकेशन है, तो स्पेसिफिकेशन के टाइप्स होते हैं। स्पेसिफिकेशन के टाइप्स की बात करें तो ऑटोनॉमस टाइप होता है, ऑटोनॉमस के साथ साथ कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के साथ साथ सिंसीशियल होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है जो आपको करने होंगे और थोड़ा थोड़ा आपको देखना होगा आराम से। ये ए पार्ट जो है ना बहुत बेसिक पार्ट है, आराम से ही बेसिकली ये पूरा इर्द गिर्द चलेगा सेल फेट के। सेल फेट मतलब होता है सेल की किस्मत, कि वो क्या करना चाहता है। जैसे कि आपकी बचपन से ही किस्मत थी कि आपको CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम सेइंग, तो किस्मत, वो किस्मत को आपने कमिटमेंट बनाया, आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, आपने आपके जो स्टेम सेल्स थे, आपका जो बचपन था, आप कुछ भी चूज कर सकते थे, उसको आपने चेंज किया और आपने बोला कि नहीं मेरे को PhD करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो इट्स अप टू यू। तो इस तरीके से ये पूरा है, इर्द गिर्द है, बहुत बेसिक है, आराम से फटाफट आप इसको निपटा सकते हो। कोई भी जो जेनेटिक्स की बुक है उसको उठा लेना, उसमें से बेसिक पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। इतनी इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम जाएं तो अब देखो, अब यहाँ से जो है ना ये BCD, ये जो 3 पार्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट से। सबसे पहले जो है हमें B वाला पार्ट पढ़ना है, दैट इज गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गैमीटोजेनेसिस से। तो गैमीटोजेनेसिस क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, इसमें आपको देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, स्पर्म का प्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन होना। इसके साथ साथ ही आप देख लेना TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो ये वाला पार्ट पढ़ोगे ना तो आपका थोड़ा थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट भी इसके साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट में बस आपको थोड़ा जीन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जीन्स वगैरह के बेसिस पे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहीं पे आप देख लेना कि रोल ऑफ सर्टोली सेल क्या होता है, सर्टोली सेल कैसे ये सब करते हैं।
ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना होगा, उसी के साथ साथ ही आ जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मेल्स की कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, किस तरीके से ये एक के बाद एक बनते हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस तरीके से ही फीमेल के केस में आ जाएगा oogenesis। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वही फीमेल में oogenesis होता है। तो इन दोनों में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, उनका क्या रोल होता है। एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, पूरा गेमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस और oogenesis वाला प्रोसेस, कि प्यूबर्टी के टाइम होता है, बचपन से लेकर प्यूबर्टी तक क्या डेवलपमेंट होती है, कौन कौन से स्टेजेस होती है, ऊगोनियम, ऊगोनिया, सारी स्टेजेस, oocyte, सब आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये था पहला प्रोसेस, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। एक बार गेमीट की फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइप क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल की बॉडी में, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाहर। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि सी ऑर्चिन, थोड़े एग्जाम्पल जो कि डेफ बायो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद जब आप देखोगे तो देखो, जो ओवम होता है जनरली वो कैसा होता है, वो इमोबाइल होता है, और स्पर्म जो है वो मोबाइल होता है, यानी कि वो मूव करके कहाँ जाता है, ओवम के पास जाता है। तो जब इसकी मोबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, इसकी मोबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाती है, ओवम ऐसे कौन से फैक्टर है जो रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, स्पर्म के अंदर कौन सी सिग्नलिंग चलती है, वो सिग्नलिंग के बारे में अच्छे से, कैल्शियम आता है, IP3 आता है, उन सब के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, वो सब आपको, ये जो सिग्नलिंग है इसकी सेल सिग्नलिंग है, वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके लिए हमेशा मैं कहती हूँ पहले सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी को उठाओ। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि स्पर्म की मोबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है या एक्टिवेट कैसे किया जाता है। इसके बाद जो आपको देखना होगा वो होगा कि स्पर्म एंड जो एग है वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, क्योंकि स्पर्म जब एक बार एग के पास आ गया तो उन दोनों में रिकॉग्निशन भी चलता है। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा स्पर्म एंड एग रिकॉग्निशन। तो इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कौन सा रिसेप्टर सेल पे प्रेजेंट, एग पे प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। उसके बाद जो सिग्नलिंग होगी सेम थोड़ी वैसी ही है, कैल्शियम आएगा, IP3 होगा, पर ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद के जो स्पर्म है वो सिर्फ एक ही एग में एंटर होता है, तो कैसे ब्लॉक किया जाता है, हाउ टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को जनरली कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, ये ना बहुत कॉमन सी चीज़ पढ़ रहा है, मैं स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक कॉमन सी चीज़ आपको पढ़नी है। उसके बाद आप लेकर चलेंगे फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, कि फर्टिलाइजेशन मैमल्स में कैसे होती है, स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है मैमल्स में, तो वो सारा पॉइंट लेकर चलना है आपको। बिल्कुल एनिमल फिजियोलॉजी में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पार्ट आपको पढ़ना है क्योंकि वो डेफ बायो में इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्पर्म है वो ज़ोना पेलुसिडा के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, उन दोनों का इंटरैक्शन कैसे होता है, वो कैसे ज़ोना पेलुसिडा को क्रॉस कर पाता है, ये सारी बातें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर भी एक सिग्नलिंग आ जाएगी उस सिग्नलिंग के बारे में, और ये सिग्नलिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी सिग्नलिंग है, ज़्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा इसमें। एक बार आपने जब ये देख लिया फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आता है क्लीवेज वाला प्रोसेस, जिसमें जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या करने लगता है, वो होने लगता है डिवाइड, ठीक है, उसके सेल्स बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, क्लीवेज देखना पड़ेगा। क्लीवेज में हमें सबसे पहले देखने पड़ेंगे एग के टाइप्स होते हैं। देखो एग के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्स होते हैं। पहला आप देख लेना कि योक के बेसिस पे कितने टाइप के एग्स होते हैं, मतलब कुछ एग्स होते हैं जिनमें कम योक होता है, कुछ होते हैं जिनमें ज़्यादा होता है, कुछ होता है जिसमें मीडियम होता है। जैसे कि अगर मैं कुछ के एग्जांपल लिख लूँ तो माइक्रोलेसिथल, ठीक है, मेगालेसिथल, ऐसे ही मीजोलेसिथल, इन सब के बारे में देख लेना। फिर जो योक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, वो एग में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है वो भी देख लेना, कि सेंटर में है कि टॉप में है कि पूरे एग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके हिसाब से ये डिस्कोलेसिथल, आइसोलेसिथल, इस टाइप के होते हैं, वो सब एग्स आप देख लेना।
इसके बाद की बात करें, ये आपने देख लिया, अभी क्लीवेज में ही चल रहा है, तो अब देख लेना क्लीवेज प्लेन के बारे में कि किस टाइप का हो सकता है। वर्टिकली हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, रेडियली हो सकता है, किस तरीके से प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मेरिडोनियल होता है, या फिर वर्टिकल होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल होता है, इक्वेटोरियल होता है, किस तरीके से प्लेन जो है वो क्लीवेज कर पाता है इस एग में। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक क्लीवेज वाला टाइप खत्म नहीं हुआ है, अब आपको एक्चुअल में जाना है और टाइप्स पढ़ना है क्लीवेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि रेडियल होता है, स्पाइरल होता है, उसके अलावा रोटेशनल, मिरर और सुपरफिशियल। इन सब में जो एग्स हैं वो डिफरेंट तरीके से, एग जो है वो अंदर से डिफरेंट तरीके से डिवाइड हो रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बन रहे हैं। तो ये सारे टाइप्स पता होने चाहिए, और स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि इन सब के ना एग्जाम्पल्स पता हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल सबके अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बार चलो क्लीवेज हो गया, तो कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज कैसे होता है। कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज यानी कि देखो, एक होता है कि जो एग है उसमें से सिर्फ सुपरफिशियली ही क्लीवेज हो, अगले यहाँ पे बहुत ज़्यादा योग प्रेजेंट है तो सुपरफिशियली क्लीवेज हो पाया। और एक में होता है कि बिल्कुल पूरा जो एग है वो पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो इसलिए कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज किस तरीके से है उसके भी टाइप आप लोग देख लेना कि कौन कौन से होते हैं। होलोब्लास्टिक जैसे होता है, उसी के साथ साथ मीरोब्लास्टिक होता है। तो इस तरीके से टाइप भी आप लोगों को देख लेना है। तो इससे आपका काफ़ी जो पॉइंट है वो कवर हो जाएगा, काफ़ी जो हमने पार्ट है वो कवर कर लिया, ठीक है। इससे आपका क्लीवेज पूरा हो गया। अब आप जंप मारोगे नए टॉपिक पे। नए टॉपिक, अब जो छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे एक दो, जैसे कि आप पढ़ सकते हो मेटिंग स्विच इन ईस्ट। ईस्ट में मेटिंग स्विच कैसे होता है, बहुत ही छोटा सा 2-3 पेज का टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म करिएगा, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है जो कि होगा ड्रोसोफिला के ऊपर। अब ड्रोसोफिला के बारे में आपको सब कुछ A to Z पढ़ लेना है, ताकि बार बार आपको ड्रोसोफिला उठानी नहीं पड़े, बार बार खिचखिच नहीं चाहिए, राइट। सो सबसे पहले ड्रोसोफिला में आप एक्सिस डेवलपमेंट देखोगे कि कैसे एक्सिस डेवलपमेंट होती है। जैसे कि हम है डॉर्सल वेंट्रल होता है हमारा, एंटीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन होता है, तो ऐसे ही ड्रोसोफिला में भी होता है। तो उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो सबसे पहले आप लोगों को देख लेना डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि टॉर्पीडो रिसेप्टर आ जाते हैं, उसके बाद पाइप आ जाता है, पाइप के अलावा गुरकन प्रोटीन आ जाते हैं। इन सब के बारे में, इसके पूरे एक चीज़ दूसरे को एक्टिवेट करके दूसरी चीज़ तीसरे को एक्टिवेट करती है। तो कैसे होता है भाई, मतलब ना ये टॉपिक तो ऐसे टॉपिक है ना ड्रोसोफिला, बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इनमें से आते ही आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस देख ली, उसके बाद आपको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी देखनी है कि एंटीरियर पोस्टीरियरली कैसे बनता है। एंटीरियर पोस्टीरियर देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऐसे शुरू होता है ड्रोसोफिला में। सबसे पहले फाइनल होता है कि ठीक है एंटीरियर साइड कौन सी है, पोस्टीरियर साइड कौन सी है। उसके बाद ड्रोसोफिला की पूरी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। अगले सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स, एब्डोमेन, उसमें डिवाइड किया जाता है। फिर वो वाले रीजन्स देखे जाते हैं कि जिनमें से पंख आएंगे, ठीक है, विंग्स आएंगे। फिर एंटीरियर रीजन में देखा जाता है कि एंटीना आएगा। तो ये सारे, यहाँ आई नो बहुत फनी डायग्राम है, बट ठीक है, बिल्कुल बेसिक में समझने के लिए आपको हेल्पफुल है कि किस तरीके से एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर में डेवलपमेंट होता है। तो हमें ड्रोसोफिला को बेसिकली सेगमेंट्स में तोड़ना होता है, और इस सेगमेंट्स में तोड़ना एज एन एक्चुअल में नहीं, सेगमेंट्स में लाना होता है। तो उसके लिए जीन्स चाहिए होते हैं, तो उन जीन्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के लिए देख ले, तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डल प्रोटीन, हंचबैक प्रोटीन, इस तरीके के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बाइकॉइड प्रोटीन, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार आपने इन सब प्रोटीन्स के बारे में देख लिया, इन सब का पूरा प्रोसेस देख लिया अच्छे से कि कहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है, किस तरीके से एक दूसरे को ब्लॉक करता है, उसके बाद कुछ और जीन्स के बारे में आपको देखना है जो कि वो सेगमेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले आएगा गैप जीन, जो कि गैप कॉज करेगा, एक्चुअल में जो कि गैप कॉज करेगा, जिसमें से मैं 1-2 लिख रही हूँ, बहुत सारे होते हैं। होता है टेललेस जायंट, इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे।
उसके बाद आपको क्या देखना होगा, उसके बाद आपको देखना होगा प्राइमरी पेयर रूल जी, प्राइमरी पेयर रूल जी। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा इवन स्केल्ड, इवन स्किप्ड, हेयरी, इस तरीके के कुछ जीन्स आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या देखना होगा, इसके बाद आपको देखना होगा सेकेंड पेयर रूल जीन। सेकेंड पेयर रूल जीन में भी आ जाएंगे ऑड, स्किप्ड एंड स्लोप। ये मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, इसके बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं, हमें सब देखने होंगे। तो इस तरीके से आप एक एक करके बढ़ सकते हैं, पूरे के प्रोसेस से सब कुछ देखते देखते चलना। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा भी कुछ जीन्स होते हैं जैसे कि होम्योटिक जीन, और होम्योटिक जीन के पहले भी एक जीन होता है दैट इज सेगमेंटल पोलैरिटी जीन। तो इस तरीके के जीन्स के बारे में भी देखना है। इसमें आपको दिख जाएंगे हेजहॉग सिग्नलिंग देखनी होगी इसमें आपको, और इसमें आपको WNT सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको इन दो सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना होगा दैट इज हेजहॉग सिग्नलिंग एंड WNT सिग्नलिंग। इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के, ये पहला है। उसके बाद आएगा होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीनोपोडिया और एक होता है अल्ट्रा बाइथोरिक्स। दो टाइप के होते हैं, नाम से पता चल रहा है। इसमें ये क्या डेवलपमेंट करवाएगा, ये डेवलपमेंट करवाएगा एंटीना की, ये वाले जीन्स, और ये वाले डेवलपमेंट करवाएंगे थॉरेक्स में। थॉरेक्स में भी कौन से थॉरेक्स की, उन थॉरेक्स में जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें विंग्स प्रेजेंट होता है। तो इनके बारे में अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। इनमें अगर म्यूटेशन हो गया, इन जीन्स में अगर म्यूटेशन हो गया, इसमें भी और इसमें भी अगर गलती से म्यूटेशन हो गया तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये पता होने चाहिए। म्यूटेशन भी दो टाइप का हो सकता है, एक डोमिनेंट म्यूटेशन हो सकता है, एक रिसेसिव म्यूटेशन हो सकता है। तो कोई भी म्यूटेशन हो गया तो उसका क्या असर होगा विंग्स पे या फिर एंटीना पे, जिस भी जीन पे है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पर भी जो हमने पहले देखा था ना, कहाँ गया, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस है, इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो पता होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं पोलर सेल्स के बीच में या फिर पोल सेल्स के बीच में और एग के बीच में, कुछ वो किए हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स को ज़रूर देखना। फॉलिकुलर सेल्स जो एग में प्रेजेंट होता है, पोल सेल्स, तो इनको अगर म्यूटेट कर दिया, इनमें किसी चीज़ को म्यूटेट कर दिया, तो तब उस कंडीशन में जो एक्सिस है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, वो किस तरीके से फॉर्म होगी, तो वो भी देखना। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर ये सब जो है एक्सिस जो है ख़त्म हो जाएगी ड्रोसोफिला में। और ये दोनों ही चीज़ें मैं बता दूँ, छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कह देती हूँ आपको कि आराम से इसमें से CSIR नेट से क्वेश्चन बनते हैं, CSIR नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, उसके बाद आपको पढ़ना होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, कि ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ जीन्स आएंगे, उसमें कुछ रीज़न आएंगे, जैसे कि एक होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में क्या देखा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स का और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के बीच में रेशियो, और उस हिसाब से बताया जाता है हाँ कौन सा सेक्स है। इसके अलावा जीन्स के बेसिस पे भी देखा जाता है, जैसे दैट इज SXL जीन, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद एक बार ये सब देख लिया आपने, तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ये ड्रोसोफिला के बारे में अभी इतना पढ़ लिया बहुत है, ठीक है। ये सारा ड्रोसोफिला के बारे में जो आपको क्रिस्टल क्लियरली पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो नेक्स्ट आ जाता है C. elegans। C. elegans का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है वल्वा फॉर्मेशन, कि उसमें वल्वा फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन डिटेल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पूरी तरीके से इन डिटेल की हाइपोडर्मिस जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से वल्वा फॉर्मेशन होती है, ये पूरा। उसके अलावा इसमें सिग्नलिंग आएगी, एक नॉट सिग्नलिंग आएगी। तो नॉट सिग्नलिंग के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए।
तो इस तरीके से वल्वा फॉर्मेशन को मतलब जितने स्टार मार्क करोगे ना आप उतने कम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी एलिगेंस में वल्वा फॉर्मेशन। इसके अलावा सी एलिगेंस में एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ सी एलिगेंस। स्पेसिफिकेशन ऑफ सी एलिगेंस, याद है मैंने शुरू में बताया था कि स्पेसिफिकेशन हो जाती है जब सेल फेट होता है, सेल डिसाइड कर लेता है। ऐसे ही अभी सी एलिगेंस है, इसका बिल्कुल एम्ब्रियो स्टेज है, अभी इसका पूरा बिल्कुल एम्ब्रियो, कोई पता नहीं है कि कौन सा सेल क्या है। तो इसके यहाँ पर कैसे डिटरमाइन होता है कि हाँ ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा। तो उस पूरे प्रोसेस में जीन्स का इन्वॉल्व होता है। इसमें किसका इन्वॉल्व होगा? जीन्स का इन्वॉल्व होगा। तो कौन सा जीन किस सेल को स्पेसिफाई करवा रहा है वो सब हमें देखना पड़ेगा जीन बाय जीन। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं स्पेसिफिकेशन के, एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक होता है ऑटोनॉमस प्रोसेस। इन दोनों के बारे में वंस अगेन बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सी एलिगेंस। एक बार यहाँ पे आपने सी एलिगेंस के बारे में देख लिया और वंस अगेन ड्रोसोफिला के बारे में आप देख चुके हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। आगे आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी? रीजनरेशन नाम के टॉपिक पे। रीजनरेशन मतलब क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। रीजनरेशन यानी कि रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी, ठीक है। जैसे हमारे कुछ सेल्स हैं वो डैमेज हो गए तो रीजनरेट हो जाते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स। अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ लग वग जाती है तो वो जिंदगी भर तक ऐसे ही नहीं रहता है, हील हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन वाला प्रोसेस। तो रीजनरेशन जैसे कि सैलामेंडर के लिम्ब में होती है। सैलामेंडर का अगर आप लिम्ब काट दें तो वो फिर से रीजनरेट हो सकती है। तो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस जो है कैसे होगा, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि किस तरीके से जीन्स होते हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि न्यू एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, ये किस तरीके से सिग्नलिंग को लाता है, इसकी वजह से कैसे सिग्नलिंग होती है, किस तरीके से डी डिफ्रेंशिएशन होता है सेल का। जो सेल डिफ्रेंशिएटेड है उसका डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, वो फिर से बचपन की स्टेज में जा रहा है और फिर से उसका ग्रोथ होगा। तो वो डी डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है, वो री डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेसेस बहुत बढ़िया तरीके से इन डिटेल में होने चाहिए। तो ये तो होता है सैलामेंडर के लिम्ब के बारे में। इसी के साथ साथ जो है एक और ऑर्गेनिज्म है जो कर सकता है रीजनरेशन, दैट इज हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा आपने लोगों ने ज़रूर देखा होगा, बहुत कॉमन है, इस तरीके से कुछ होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी आपको रीजनरेशन का पूरा प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से होता है। उसमें दो टाइप के फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है हाइपोस्टोमा और एक होता है बेसल डिस्क। इसके दोनों टाइप के फैक्टर्स होते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर भी होते हैं और फॉर्मिंग फैक्टर भी होते हैं। तो दोनों तरह के जो फैक्टर्स हैं वो आपको इन दोनों में देखने पड़ेंगे। थोड़ा हैंडराइटिंग इधर उधर जा रहा है, आई नो, बट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये यूनिट जो है काफ़ी लंबी है और मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को अच्छे से लिखने लग जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इट्स डजंट मेक सेंस। सो यू कैन पॉज इट एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक वेरी वेल। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रा का हो गया रीजनरेशन और उसके बाद सैलामेंडर का रीजनरेशन हो चुका है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे वो थोड़ा सा देख लेना गैस्ट्रुलेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या होता है, इसके पहले आई नो ब्लास्टूला वाला भी प्रोसेस है, लेकिन उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मिड ब्लास्टूला ट्रांजिशन देख लेना कि किस तरीके से ब्लास्टूला से मॉड्यूला से ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला से जब गैस्ट्रुला बन रहा है, गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, तो उसमें एक ट्रांजिशन होता है कुछ जीन्स का, कुछ प्रोटीन्स का। तो वो कौन से होते हैं, किस तरीके से होता है, वो थोड़ा सा उस पर नजर मार लेना। उसके बाद आएगा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में इनवेजिनेशन होने लगता है, जो सेल है वो इनवेजिनेट होने लगते हैं या फिर सेल जो है मूवमेंट करने लगते हैं। तो इनवेजिनेशन कैसे होता है, ऐसे ही इन्वॉल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एपिबोली होता है, वो क्या होता है गैस्ट्रुलेशन में। गैस्ट्रुलेशन में ऐसे ही और भी आपको 2-3 प्रोसेसेस दिख जाएंगे जो कि गैस्ट्रुलेशन के, वो सब किस तरीके से होते हैं आपको गैस्ट्रुलेशन अच्छे से समझने में मदद करेगा वो। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उसको एम्फीबियन जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, एम्फीबियन डेवलपमेंट में उनमें से क्वेश्चंस आते हैं और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
तो यहाँ पर आपको इसके बाद आपको पढ़ना होगा एम्फीबियन डेवलपमेंट, कि एम्फीबिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। और इसमें से भी मैं वंस अगेन बता दूं क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है एम्फीबियन डेवलपमेंट से क्वेश्चन नहीं आते, काफ़ी बार आप क्वेश्चंस देख सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि स्पर्म की एंट्री कैसे होती है। एम्फीबियन में स्पर्म की एंट्री कैसे होगी एग के अंदर, सबसे पहला प्रोसेस आपको यही देखना होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद वही स्पर्म की एंट्री, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद मोरूला स्टेज, मॉर्यूला स्टेज। मॉर्यूला में 2 टाइप के सेल्स होंगे, माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर। उनके बारे में क्या होता है माइक्रोमियर, मैक्रोमियर। उसके बाद आपको देखना होगा ब्लास्टूला स्टेज, उसके बाद देखना होगा गेस्ट्रूला स्टेज। इन स्टेजेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा, कैसे गेस्ट्रूला फॉर्म होता है, कैसे ब्लास्टूला फॉर्म होता है एम्फीबिया में। एम्फीबिया में कुछ जीन्स का और कुछ फैक्टर्स का रोल आता है, उनका रोल देखना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट टेल यू दैट इज VG1 एंड VEG-T। इनका रोल कैसे होता है, इस डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसी के हिसाब से नोडल अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा कैटेनिन। सो ये सब जो है मैं सिर्फ आपको एक इन शॉर्ट बता रही हूँ, आपको इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर ये मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ कि हाँ आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं ऑब्वियसली चैनल पे वीडियोस अपलोड करती भी रहूँगी और आपको बुक्स में भी इनमें की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से एम्फीबिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा खत्म। एम्फीबियन के डेवलपमेंट के बाद आपको क्या पढ़ना होगा, एम्फीबिया के डेवलपमेंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे चिक के डेवलपमेंट में। इसके बाद आप लोग देख लेना चिक डेवलपमेंट। चिक डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे कि योक सैक हो गया, एलेंटॉइस होता है, एमनियन होता है, कोरियन होता है। तो ये जो सारी लेयर्स होते हैं ना, ये जो सारी मेम्ब्रेन होती है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो इनको भी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्प्लेंचनोप्ल्यूर और एक होता है सोमैटोप्ल्यूर। तो कौन सी लेयर जो है वो एलेंटॉइस बनाएगी, कौन सी जो लेयर है वो एमनियन बनाएगी, इस हिसाब से आपको इन दोनों के बारे में भी डिटेल पढ़ना है। उसके साथ साथ ही कि नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है चिक में, उसके साथ साथ प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे फॉर्म होती है। आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने BSc में इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे। वो अंडा लेते हैं, अंडे को फिर उसका जो थोड़ा सा शेल है तोड़ते हैं, उसको कवर करके रखते हैं किसी प्लास्टिक वगैरह से और उसको ग्रोथ होते हुए देखा जाता है। तो उसकी किस तरीके से ग्रोथ होती है इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसी के साथ साथ न्यूरल प्लेट कैसे बन रहा है, न्यूरल प्लेट के साथ साथ न्यूरेशन में ही आ गया ये न्यूरल प्लेट वगैरह क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जैसे कि SHH, BMP24, नॉगिन। तो इन सब का भी अच्छे से भाई डिटेल पूरा सब पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे बहुत छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स है जैसे कि मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। इन एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। एम्फीबियंस में आपने सुना होगा कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ में कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो लार्वा से किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं एम्फीबियंस में, तो वो मेटामॉर्फोसिस के बारे में देख लेना। इस तरीके से ही एम्फीबियंस में लिम्फ डेवलपमेंट कैसे होता है, सेम इन एम्फीबियंस लिम्फ डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना होगा एंटीरियर लिम्फ कैसे डेवलप होता है, आगे वाला लिम्फ कैसे डेवलप होता है, और हाइंड लिम्फ जो है वो कैसे डेवलप होता है स्पेसिफिकली। इन दोनों के लिए कुछ सिग्नलिंग चलती है, वो सिग्नलिंग किस तरीके से चलेगी। यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है फ्रीजल्ड रिसेप्टर होता है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक बार लिम्फ फॉर्म हो गया कि ठीक है, लेकिन लिम्फ में भी फिर आगे चीज़ें आती है जैसे कि डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। तो इस तरीके से उसकी भी एक्सिस कैसे फॉर्म होती है, दैट इज डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस किस तरीके से फॉर्म होगी एम्फीबियंस में। उसी के साथ साथ डिस्टल प्रॉक्सिमल एक्सिस कैसे फॉर्म होगी, उसी के साथ साथ ही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस किस तरीके से फॉर्म होगी। तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
इसी में ही अगर हम आगे बढ़े तो आगे और चीज़ें आ जाती है कि इंसेक्ट्स का कैसे मेटामॉर्फोसिस होगा, तो यही देख लेना आप, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। इसमें आपको मिल जाएंगे कुछ हार्मोन्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है PTTH, एक होता है जुवेनाइल हार्मोन। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत छोटा सा है, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन हमने पहले जो देखा था वो ड्रोसोफिला का देखा था, अब आपको देखना होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। इन सब में आपको थोड़ा जीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसमें भी कुछ जीन्स आ जाएंगे, जैसे कि SRY आ जाता है, DAX आ जाएगा, फिर TDF आता है, FOX, WNT, इस तरीके से कुछ फैक्टर्स एंड जीन्स होंगे। तो वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में मैमल्स के। ठीक है, इसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा वो होगा आई डेवलपमेंट। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी छोटा ही टॉपिक है। तो इस पे FOX6 जो है वो कैसे एक्ट करता है, रेटियोनिक एसिड जो है किस तरीके से काम करेगा, SERXR होता है, ये कुछ फैक्टर्स हैं किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आई डेवलपमेंट होता है, ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। किस हिसाब से हमने अभी तक के जो क्वेश्चन पूरे कर लिया, हमने ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया। अब ये वाला जो है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स वाला जो टॉपिक है वो बचा। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस टॉपिक में ये जो है काफ़ी हद तक प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। सिर्फ जो कुछ चीज़ें हैं ना वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, आपको ये जो पार्ट है वो मोस्टली तब समझ में आएगा जब आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता होगा, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता होगा। एज एन एंथर क्या होता है भाई, एंथर के साथ साथ लीफ कहाँ पे से बनती है, बड्स क्या होते हैं, इसी के हिसाब से रूट जो है, रूट एपिकल स्टेम क्या होती है, शूट एपिकल स्टेम क्या होती है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं। तो ये थोड़ा इसमें आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देख लेना, प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ लेना। अगर आपको बेसिक नहीं आता, अगर आपको बेसिक आता है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम किस तरीके से बनती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम किस तरीके से बनती है, इनमें जीन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए STM होता है, WUS होता है, वुश्चल होता है, और CLV होता है, कलावता होता है। तो ये सब जो जीन्स है किस तरीके से शूट एपिकल मेरिस्टेम और RAM के लिए भी होते हैं। इसी तरीके से कुछ हार्मोन्स जैसे कि साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फ्लोरल डेवलपमेंट। फ्लोरल डेवलपमेंट में वो जो ABC मॉडल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो फ्लोरल है डेवलपमेंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ए पिस्टिलेटा क्या होता है, ए पेटलेटा क्या होता है, पेटल को अगर हम रिमूव कर दे तो क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो फ्लोरल डेवलपमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लीफी जीन्स आती है, लीफी जीन्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं प्लांट में, वो सब। तो ये अगर हम देखें तो इसमें मेन यही सारी चीज़ें जीन्स से रिलेटेड जो पार्ट है यही सारा इंपॉर्टेंट है, और इसी में से ही क्वेश्चंस बनते हैं CSI या नेट के पेपर में। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ही पूरा जितना भी कैसे पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा। मेन इतने पार्ट पे फोकस करिए, और इसमें जो फ्लोरल है, इसमें जो फ्लोरल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करिए, शूट एंड रूट के सैम एंड राम पे फोकस करिए कि किस तरीके से होता है। बाकी ये जो फाइलोटेक्सी वगैरह है ये बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, आपको 11th क्लास की NCERT में भी मिल जाएंगे, आराम से आप इनको कर सकते हो। ये जो है फ्लोरल डेवलपमेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से इन डिटेल आपको पढ़ना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी को, जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे इंपॉर्टेंट सारे मैंने बता दिए हैं आपको। उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से पढ़ के देखिए, आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्रिपरेशन करिएगा। सो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।